Hello and Assalamu alaikum everyone. Welcome back to the channel. I'm your host Abi Khan and today we are going to talk about life behind pediatric ICU doors. जब भी हम ICU और pediatric ICU की बात करते हैं तो हम विजुलाइज करते हैं उन छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चों को जो वेंटिलेटर पर हैं, जो इंक्यूबेटर में हैं, with multiple tubings in their mouth, over their hands and foot, and they are fighting their own battles to be back in their mother's lab. वो बहुत से छोटे छोटे बच्चे जो इंस्टेंटली आफ्टर बर्थ आईसीयू में आ जाते हैं, वेंटिलेटर्स पर होते हैं, वो अपनी फ़ाइट लड़ रहे हैं और हम उनको विजुलाइज करते हैं और हम सोचते हैं कि पीडियाट्रिक आईसीयू की अगर हम बात करें तो ये इंटायरली उन बच्चों से रिलेटेड होगी। लेकिन हम इस सब में भूल जाते हैं उन फैमिलीज़ को, उन पेरेंट्स को, उन वालिदैन को जो उनके साथ ही एक अलग से जंग लड़ रहे होते हैं, जो एक फ़िज़िकल हो सकती है, मेंटल हो सकती है, इमोशनल हो सकती है। और हम उनकी नीड्स को, जो उनकी अनमेट नीड्स होती हैं, उनको हम कभी भी उस तरह से फुलफ़िल नहीं करते जिस तरह से हमें करनी चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं आईसीयू की एक नर्स जिनका नाम है मिस सुनीता रहमत। और मिस सुनीता रहमत से आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे बिकॉज शी हैज़ सीन एवरीथिंग, द सिस्टम, द साइलेंस एंड द सफरिंग, एवरीथिंग। सो हम इसी रिलेटेड उनसे बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम मिस सुनीता, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि व्हाट इज़ योर रोल इन द आईसीयू और आप कैसे देखती हैं उन पेरेंट्स को? क्या वो फ़ील करते हैं, उनकी सारी फीलिंग्स, सारी सफ़रिंग, इस सारी चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जी, आपके जब पेशेंट्स आते हैं आईसीयू में तो वो ऐसा होता है कि पेशेंट्स को तो हम हाथों हाथ ले लेते हैं और उनको हुँ, बेड्स पे बड़ा अच्छा जो है ना वो एंटरटेन किया जाता है कि आईसीयू में ऑब्वियसली सिक पेशेंट्स आते हैं तो उनको जो है वो बहुत प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उनके साथ जो अटेंडेंट्स हैं वो किस तरह से, और बल्कि वो इमरजेंसी से या बल्कि घर से ही जब पेशेंट्स को लेके आ रहे हैं तो वो तब से ही उनके साथ कितना एंगेज्ड हैं और कितना वो कितनी सफरिंग में है। तो पेशेंट को तो हम पूरी तरह अटेंड करते हैं, मेडिसिन और सब कुछ उनको बेड प्रोवाइड करना और उनको जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लेकिन पेशेंट्स के अटेंडेंट को इवन बैठने के लिए जगह भी नहीं मिलती है। एग्ज़ैक्टली और ऐसे ही गवर्नमेंट सेटअप में तो आपको पता है कि बिल्कुल भी कोई हम हाँ, अरेंज नहीं कर सकते और बेड पे काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं। कई दफ़ा एक बेड पे 3-3 4-4 पेशेंट्स होते हैं, जिसकी वज़ह से अटेंडेंट्स को भी जो इवन बेड की साइड पे भी प्लेस नहीं मिलती है। एग्ज़ैक्टली। और आपको क्या लगता है व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज जो फैमिलीज़ को फेस करना पड़ता है व्हाइल देयर चाइल्ड इज़ इन आईसीयू? ये ऐसा है कि जैसे पेशेंट्स को तो हम आईसीयू में ले लिया, लेकिन उनके लिए जो दूर से अटेंडेंट्स आते हैं, हुँ, उनके लिए ये चैलेंज होता है। सबसे पहले तो वो बाहर, पेशेंट तो आईसीयू में है, वो बाहर कॉरिडोर्स में या हुँ, फिर जो बेंचेस हैं वहाँ पे कई दफ़ा ज़मीन पे लेटे होते हैं और बिल्कुल उनको ऐसे बिल्कुल भी जो है वो हम उनकी जो है ना अकोमोडेट नहीं कर पाते। कंफर्टेबल हाँ, उनको एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड करते। फिर वॉशरूम सबसे बहुत बेसिक सी चीज़ जी, है। जो बेसिक उनकी नीड्स हैं वो ही उनको नहीं मिलती और वॉशरूम का बड़ा प्रॉब्लम है, जाना है, फीमेल्स अटेंडेंट है, फिर उनको मेल बिल्कुल, के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जो कि हम तो यहाँ पे ऐसे करते हैं कि एक पेशेंट के साथ 4-4 5-5 अटेंडेंट्स आते हैं और गवर्नमेंट में ऐसा होता भी है कि पेशेंट के साथ अटेंडेंट्स इतने होने भी चाहिए, क्योंकि किसी को ब्लड के लिए भेज रहे हैं, किसी को हम किसी बात के लिए भेज रहे हैं। तो फिर अगर इतने ज़्यादा अटेंडेंट ना भी हों, तो एक ने पेशेंट के साथ स्टे करना है, एक ने बाहर जाना है, किसी ने खाने का अरेंज करना, तो वो एक बहुत जो है उनके लिए इश्यूज़ है यहाँ पेशेंट के साथ स्टे करना हॉस्पिटल में। एग्ज़ैक्टली ऐसे ही होता है ना कि पेशेंट्स लाइक फैमिली की तो ना ना तो हुँ, स्लीप, मतलब बेसिक नीड्स की अगर हम बात करें तो उनका स्लीप, रेस्ट और लाइक फूड एवरीथिंग जो है वो उसका खासा डिस्टर्ब हुँ, हो जाता है। और लेकिन हम इन चीज़ों को हम एक्चुअली हम एज़ अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स उनको नहीं इन सारी चीज़ों को, बेसिकली ये तो हमारा काम है कि हमें इनको देखना चाहिए। ऑफ कोर्स हम फूड और स्लीप ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट है, ये सारी चीज़ें हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि कंसिस्टेंट जो है लाइक फार्मेसीज़ के चक्कर हैं और लेबोरेटरी के चक्कर्स हैं, क्या ये उनकी फिज़िकल जो स्ट्रेन है, फिज़िकल स्ट्रेस है, उस पे इम्पैक्ट होता है इनका? ऑफ ऑब्वियसली कोर्स। होता है, क्योंकि वो देखें, एक तो पेशेंट के साथ जाग रहे हैं कंटिन्यू, हुँ, फिर उनको ये फिज़िकल एफर्ट्स हैं उनकी,
कि उनको चक्कर लगाना पड़ रहा है, कभी फार्मेसी जा रहे हैं, कभी वो जा रहे हैं लेबोरेटरी के लिए, कभी ब्लड अरेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि आईसीयू में आपको पता है कि फ्रीक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स होती हैं। और ब्लड अरेंजमेंट के लिए जो है, एक दिन मैं अपनी इवन स्टाफ के साथ बात कर रही थी कि अटेंडेंट्स को सिर्फ ये हमसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि चलें सिस्टर हमें स्माइल के साथ बात ही कर लें, एग्जैक्टली अच्छे से और गाइड कर हम लें। उनको बिल्कुल नहीं जो है वो केयर देते हैं, और बिल्कुल भी हम कहते हैं अच्छा आप पेशेंट की केयर करने आए हैं, आप बैठे क्यों हैं, आप यहाँ क्यों खड़े हैं, आप बाहर चले जाएं। तो हमें थोड़ा सा, अगर बेशक ये हमारी भी नीड्स हैं कि हमें भी जो है पेशेंट के काम करने के लिए स्पेस स्पेस चाहिए। चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हम उनको अच्छे तरीके से भी कह दें तो ये आई थिंक वो भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो बहुत दफा से होता है कि बहुत ज्यादा अटेंडेंट होते हैं, हम भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम शायद उस एनवायरनमेंट में सोच नहीं रहे होते हैं उनके बारे में। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे साथ तो बहुत दफा ऐसा होता है कि मेरे मेरे माइंड में ना एक चीज चल रही होती है कि यार ये जो अटेंडेंट पेशेंट के साथ है, अगर ये 24 आवर्स से है तो उसने कब रेस्ट किया होगा। और मैं अक्सर ही अटेंडेंट से भी ये बात बोल देती हूँ कि ऐसा है कि आपके पास 3-4 लोग होने चाहिए जो एक दूसरे को रिलीव कर रहे हो। मैं उन्हें अक्सर ऐसे कहती हूँ कि देखो हमारी 6 आवर्स की शिफ्ट है, हम एक दूसरे को रिलीव कर रहे होते तो आपके पास भी एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो आपको रिलीव करे, क्योंकि अगर आप ही कंटिन्यू उनके साथ चलते रहोगे, एक ही बंदा रहेगा तो ऑब्वियसली वो खुद भी बीमार हो जाएंगे। अच्छा एक जी सॉरी प्लीज आप लेकिन बोलिए। ये है कि आप जिस तरह से कह रहे हैं बच्चों के साथ मदर ही होती है, मदर के अलावा वो किसी के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। अब मेरे साथ आईसीयू में रिसेंट एक्सपीरियंस था कि 3 दिन से मदर उसके साथ थी पेशेंट के साथ, तो मैंने उसको कहा आप जाके चेंज ही कर लें, तो कहती मेरे साथ इतना भी मुझे इतना रिलीव नहीं कि 1 घंटे के लिए मैं घर चले जाऊँ, कोई भी मेरे बच्चे को रखने के लिए नहीं है, वो विलिंग नहीं है, या हाँ फिर बच्चा किसी और के साथ कंफर्टेबल नहीं होता है। तो इसलिए जो पीडियाट्रिक नर्सिंग है ना, वहाँ पे आपको ये चैलेंज लेना पड़ता है और ये फेस करना पड़ता है कि आप, कई दफ़ा हम खुद भी कहते हैं कि हम बच्चे को देख लेंगे, आप थोड़ी देर चले जाएँ बाहर। लेकिन ऐसा है कि आपको पता है कि पेशेंट रेशियो 1 to 1 नहीं है कि आप कंटिन्यू पेशेंट के पास खड़े रहें। तो पेशेंट रेशियो ज़्यादा होने की वजह से एक नर्स भी उस तरह से उनको जो है ना फैसिलिटेट नहीं कर पाती है। और बच्चों की एक्चुअली ज्यादा अटैचमेंट भी मदर के साथ, मदर के फादर साथ के ही होता है। साथ, और ऊपर से जब वो बीमार हो जाते हैं तब वो उनकी बिल्कुल डिमांड ही जो है वो मदर मदर को है, नहीं छोड़ते वो हैं। नहीं, बिल्कुल भी एग्जैक्टली वो नहीं छोड़ना चाह रहे होते हैं। अच्छा एक और चैलेंज जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फैमिलीज फेस करती हैं, लाइक उनको प्रॉपर पेशेंट की कंडीशंस पे कोई अपडेट्स नहीं मिलते हैं। अब एग्जैक्टली अपडेट मिले भी तो उनकी एक होप होती है कि सिस्टर हमें बताएं, डॉक्टर से बात करते हैं, फिर कहेंगे सिस्टर हमारे पेशेंट की कंडीशन बताइए। तो बेसिकली तो ये हमारा जो है वो हमारी ड्यूटी ही नहीं है। डोमेन में नहीं आता। पेशेंट की कंडीशन बताना या पेशेंट की जो भी लैब्स हैं उसको एक्सप्लेन करना जितना भी है वो एक नर्स का काम नहीं है, डॉक्टर का काम है। लेकिन फिर भी क्योंकि ज़्यादा टाइम नर्स रहती है पेशेंट के साथ, तो वो अटेंडेंट की एक्सपेक्टेशन नर्स से ज़्यादा होती है कि सिस्टर आप बताइए आपको कैसा लगता है, एक्सपीरियंस आपका एक्सपीरियंस है, आपने ऐसे पेशेंट्स पहले भी देखे हैं, तो आप बताइए कि तो उस वक्त वो सिर्फ ये सुनना चाह रहे होते हैं कि ये हमें कोई होप दे, ये कोई ऐसी बात हमें बताएं कि हम हमारा पेशेंट ठीक हो रहा है या ठीक हो जाएगा, या इतना सिस्टर कितने दिन लगेंगे पेशेंट के ठीक होने में। तो वहाँ पे आके जो है ना वो फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप पेशेंट क्रिटिकली इल है या फिर टर्मिनली इल है, तो आप पेशेंट को कोई होप दे सको या फिर कुछ, तो वहाँ पे आप बड़ा अपने आप को होपलेस सा और ऐसा फील करते हो कि आप कुछ नहीं कर सकते। बेसिकली इसमें ये भी है ना कि प्रॉपर जिस तरह से फैमिली को गाइड करना चाहिए, जिस तरह से उनको काउंसल करना चाहिए रिगार्डिंग द पेशेंट कंडीशन, वो चीजें नहीं होती हैं वो हमारे सेटअप में ऐसा नहीं है, वरना ऐसा होता है कि राउंड मॉर्निंग राउंड होता है तो एक काउंसलिंग रूम होता है कि जहाँ पे सारे पेरेंट्स की काउंसलिंग या पेशेंट के अटेंडेंट्स की काउंसलिंग होती है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि वो 1 बाय 1 सबकी काउंसलिंग करें। एग्जैक्टली, मतलब लाइक बहुत अच्छे सेटअप्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ये सारी अब चीजें किसी ने पूछ लिया राउंड के टाइम में तो हम्म। उसको बता दिया जाता है या थोड़ा बहुत गाइड कर दिया जाता है, अदरवाइज जूनियर डॉक्टर्स होते हैं और जूनियर डॉक्टर्स होते हैं और और उनको सेकेंडली वो मतलब कंसल्टेंट के साथ आपकी डायरेक्ट अप्रोच नहीं होती है, नहीं होती है, आप अप्रोच ही नहीं कर पाते हो, अप्रोच नहीं आप कर उनसे पाते। पूछ नहीं सकते हो कि क्या चल रहा है, क्या इश्यूज चल रहे हैं। तो फिर वो जब डायरेक्ट अप्रोच नहीं होता तो फिर उनका जो है वो मोरल भी आखिरी थोड़ा डाउन हो जाता हाँ है। ये होता है कि चले हम सिस्टर से पूछ लेते हैं, हाँ सिस्टर हमें थोड़ी होप दे दें।
ठीक, ये बेसिकली अगर इसको हम देखें तो ये थोड़ा-सा कम्युनिकेशन गैप इसमें आ जाता है ना, लाइक अगर एग्ज़ैक्टली। उनको फैमिलीज़ को प्रॉपर कम्युनिकेट अगर आप कर रहे हैं, तो उनकी जो जो इमोशनल डिस्ट्रेस है, वो थोड़ा-सा कम हो सकता है, आई फील। अब ये देखें कि जब पेशेंट्स की केयर कर रहा है जो अटेंडेंट और वो 24 आवर्स उसके साथ जाग रहा है, क्योंकि एडल्ट्स में ये होता है कि उसमें आप अगर पेशेंट सो गया तो आप भी सो गए हो, हाँ, अटेंडेंट्स भी ऐसे सो सकते हैं। ऐसे हो सकता है, लेकिन बिल्कुल। अगर पेशेंट सो गया है तो पीडियाट्रिक में नहीं सो सकते आप। आप उसके साथ कंटिन्यू जागते हो, कहीं गिर ना जाए बेड से गिर पेशेंट, ना जाए, आईवी ना कहीं निकाल ले, आईवी ना कोई हाँ, ट्यूब ना आईवी तो खींच एक ले। बहुत बड़ा हाँ, चैलेंज है ना हमारे लिए कि हम हर शिफ्ट में आके तो देखते हैं अच्छा अब अभी तो मैंने आईवी लगाई थी फिर हाँ, से, और कई दफ़ा शिफ्ट में 2-2 दफ़ा आईवीज़ चेंज करना ज़रूर। पड़ती। तो इसलिए जो है ना वो अटेंडेंट्स बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं कि हुँ। उनको कंटिन्यू जागना पड़ता है। क्या आपको आपको क्या लगता है, लाइक इफ वी टॉक अबाउट अ मदर हु हैज जस्ट गिवन बर्थ टू हर बेबी एंड राइट आफ्टर दैट हर बेबी इज इन आईसीयू, तो क्या ऐसा इमोशनल डिस्ट्रेस होता होगा, क्या फिजिकल ट्रॉमा होता होगा जिसमें से वो मदर गुजर रही होगी? ऑफ कोर्स एवरी मदर हैज अ विश टू होल्ड देयर बेबी, राइट? तो लेकिन वो नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनका बच्चा तो आईसीयू में चला गया ना। हुँ। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है ना कि आपका बेबी आया है तो आप उसको पकड़ो, उसको होल्ड करो, उसको प्यार करो। तो कैसी क्या सिचुएशंस होती होंगी? कैसा वो मदर फील नर्सरी करती आईसीयू में होंगी? ऐसा होता है कि वो डायरेक्ट पेशेंट आईसीयू में आ जाता है, नर्सरी में। उसको हुँ। अब जब प्री टर्म बेबीज़ हैं तो उनको डायरेक्टली इंक्यूबेटर में डाल दिया जाता है। लाइक मतलब वो इंक्यूबेटर से मदर के पास भी नहीं जाता, मदर वो नहीं, डायरेक्टली बिल्कुल उधर नहीं। आ जाता आप है, थिएटर बिल्कुल। से पेशेंट रिसीव किया, हाँ, इमरजेंसी अटेंड किया उधर या आ गया। इमरजेंसी में भी नहीं गए, थिएटर से डायरेक्ट आईसीयू में आ गया। और आईसीयू में अगर लो बर्थ वेट है, प्री टर्म है तो उसको इंक्यूबेटर में डाल दिया। और कई हुँ, दफ़ा वो ऐसा होता है कि कुछ बेबीज़ इतना कम वेट होता है कि वो महीनों भी रहते हैं, 1 महीना, डेढ़ इंक्यूबेटर महीना में। इंक्यूबेटर। हुँ, तो उसमें मदर को बहुत ज़्यादा जो है वो एक ट्रॉमा होता है कि मैंने एक बेबी बर्थ इतनी तकलीफ़ के बाद, इतना सब हाँ, कुछ बेयर करने के बाद जो है मैं बेबी को देख भी नहीं सकती, उसको इवन गोद में उठा टच नहीं भी नहीं इवन सकती, कर टच भी नहीं सकते कर हो आप। सकते। तो उनको सिर्फ़ दूर से दिखाया जाता है कि पेशेंट को हाँ, इन्फेक्शन हो जाएगा, बेबी को इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए वो मदर बहुत ज़्यादा, हम कभी ये डाँट देते हैं उनको कि अगर वो इंसिस्ट करें कि, तो हम डाँट देते हैं कि नहीं आपको समझ नहीं आती है, बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन उस वक़्त मदर के इमोशंस नहीं समझते हम कि वो उस वक़्त किस तरह से अपने बेबी के लिए जो है वो तड़प रही होती है, या किस हाँ। तरह से वो चाह रही होती है कि अपने बेबी को जो है वो उठाए और उसको गोद ले। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो उस वक़्त में हमारे लिए भी मुश्किल होता है उनको हैंडल करना। लेकिन मेरे ख़्याल में ना इस तरह से सब कुछ ये सब कुछ करने के बाद भी हमारे पास अटेंडेंट्स के लिए भी एक जो है ना साइकोलॉजिकल अप्रोच होनी चाहिए। एक ऐसी एग्ज़ैक्टली। फैसिलिटी होनी चाहिए जो उनको भी इस तरह से ट्रीट करे, उनका भी सेशंस होने चाहिए ताकि वो बिल्कुल। अंडरस्टैंड कर सकें। क्योंकि डॉक्टर और नर्सेज़ की बात वो कई दफ़ा नहीं मानते और वो ये समझते हैं कि ये जानबूझ के कर रहे हैं या हम पे ज़ुल्म कर रहे हैं। हाँ, और एग्ज़ैक्टली यही होता है बहुत से लोग के माइंड में, ये हुँ, देखो हमें मिलने नहीं दे रहे हैं और इस तरह से। और यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे यही होने वाला था कि क्या हमारे पास यहाँ पे कोई काउंसलर, कोई सोशल वर्कर, कोई साइकोलॉजिकल सपोर्ट या फिर रेफरल्स होते हैं कि हम उन पेरेंट्स को, उन फैमिलीज़ को टू मीट देयर इमोशनल नीड्स, हम उनको रेफर कर सकें किसी के पास और वहाँ पे उनके सारे जो क्वेश्चन्स हैं उनको आंसर किया जा सके? नहीं, अनफॉर्च्युनेटली हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी नहीं है। कोई कोई सेटअप नहीं है। हम खुद ही हैं, अगर हम अपने डीप डाउन अगर फ़ील करते हैं तो हम खुद ही काउंसलिंग कर देते हैं और ये पार्ट भी हम खुद ही प्ले करते हैं, सही कह रहे हैं, एग्ज़ैक्टली ऐसे ही है। वी आर हाँ, बीइंग द नर्सेस एंड द काउंसलर भी साइकोलॉजिस्ट एंड द काउंसलर काउंसलर, एवरीथिंग ऑल जी, द टाइम, राइट? बस। अच्छा, और क्या आपने कभी किसी को लाइक ऑफिशियली और अनऑफिशियली कंसोल किया है, या किसी को लाइक साइकोथेरेपी टाइप सॉर्ट ऑफ थिंग कुछ ऐसा किया हो आपने? साइकोथेरेपी नहीं, लेकिन मैंने कई दफ़ा फ़ेवर ज़रूर दे दी है कि अच्छा मेरे पास स्पेस है, आप थोड़ी देर बैठ जाएँ, आप थोड़ी हाँ, देर लेट जाएँ। जैसे मैं नाइट शिफ्ट्स पे होती हूँ तो मोस्टली अलाउ तो नहीं है हाँ, एक अटेंडेंट से ज़्यादा, या एक अटेंडेंट भी होगा तो उसको अलाउ तो नहीं है। कई दफ़ा हमारे पास बेंच एम्प्टी होता है या कुछ, तो ये होता है कि फ़ेवर ज़रूर दे देती हूँ कि आप थोड़ी देर लेट जाएँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लें, मैं आपके बेबी को देख देख रही लूँ। हूँ। लेकिन वो जो साइकोलॉजिकल अप्रोच है वो बहुत मुश्किल काम होता है। और
कभी आप करो भी ना तो किसी की थोड़ी सी काउंसलिंग भी करो ना, तो वो उस तरह से आपको रिस्पॉन्स नहीं देते जिस तरह से आप ये सोचो कि आपको जैसे पेशेंट को अगर डॉक्टर कंडीशन या वो एक्सप्लेन करेगा तो वो ज्यादा उस पर रिलाई शायद करेंगे आप ना। उनके लिए वो वाला प्रोफेशनल पर्सन नहीं हो बिल्कुल, जिस जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके सामने हो और उससे बात करें। शायद वो हम उसको पार्शली मीट कर ले लेकिन फुली हाँ, मीट नहीं फुली होंगे। मीट नहीं हो सकता है, एग्जैक्टली। तो क्यों क्यों है ये सारी चीजें ओवरलुक्ड क्यों है, लाइक पेरेंट्स की नीड्स, उनकी इमोशनल जो भी नीड्स हैं, ये सारी चीजें मतलब क्यों है, लाइक इन गवर्नमेंट सेटअप्स में क्यों ओवरलुक्ड है? ओवरलुक्ड इसलिए है कि हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है इतनी। अब पहले ही हम्म, पेशेंट्स हमने जो पेशेंट्स हैं हम उनको भी पूरी तरह से जो है 1:1 बेड की रेशो रेशियो नहीं नहीं दे दे सकते, सकते। इवन आईसीयू में तो 1:1 का बिल्कुल भी रेशियो नहीं, ही होना चाहिए होना ना। चाहिए हाँ, लेकिन नहीं, इवन इंक्यूबेटर पे नहीं हम 1:1 का रेशो देते। वेंटिलेटर पे। इंक्यूबेटर वेंटिलेटर दोनों में, हाँ। वेंटिलेटर तो ऑब्वियसली एक ही पेशेंट के लिए लगेगा लेकिन हम्म। एक दफा मतलब ऐसा भी होता है कि एक वार्मर पे आप 2 वेंटिलेटर चला रहे हो कि पेशेंट 2 हैं, वेंटिलेटर हम्म। 2 जो 2 हैं लेकिन वार्मर एक है। अच्छा, वार्मर एक्चुअली हमें वार्मर तो 2 ही चाहिए ना हाँ, अलग-अलग दोनों लेकिन पे, किसके वार्मर लिए? लेकिन लेकिन आप वार्मर एक एक को पे आपने यूटिलाइज़ 2 कर रहे हो। पेशेंट्स डाले हुए हैं, दाएँ-बाएँ आपने वेंटिलेटर लगाए हुए हैं, तो मतलब वो एक वेंटिलेटर एक वार्मर पे आप 2 वेंटिलेटर के साथ 2 पेशेंट्स को एंटरटेन मैनेज कर रहे कर रहे हो, एंटरटेन कर रहे हो। तो क्या क्या किया जा सकता है इसके लिए? लाइक उनकी ये जो इमोशनल नीड्स हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स हो। हैं, इसमें उनके ये है नीड्स को मीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसमें ये कि हम अपना ही रोल प्ले कर सकते हैं, हम कुछ नहीं किसी और की तरफ रेफर नहीं कर सकते, हुँ। क्योंकि अगर कहीं रेफर करेंगे तो वो प्राइवेटली रेफर करेंगे। हाँ, और गवर्नमेंट में तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप आपके रेफरल पे कोई जो है वो आपके पेशेंट्स के अटेंडेंट को देखे, वो कहेंगे हाँ, ये तो क्या कहते हैं वो बिल्कुल इसको अननेसेसरी वही वो कहते हैं ये यही कैसे था ना, ये फजूल तो सा है। मतलब ये इम्पोर्टेंट नीड्स ही नहीं नहीं है, है अकॉर्डिंग। तो इसमें ये है कि आप खुद ही है अगर वक्त निकाल लें या आप फील करें तो आप खुद ही इसको जो है वो करने की कोशिश करें कि आप जितना हो सकता है उतनी काउंसलिंग अटेंडेंट्स की कर। कोई ऐसा क्या की मैसेज आप एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहेंगे जिनके अकॉर्डिंग ये तो स्पेशल नीड्स ही नहीं है, ये तो इम्पोर्टेंट ही नहीं है ना फैमिली की नीड्स को मीट करना? इम्पॉर्टेंट मैसेज यही है कि अटेंडेंट्स के लिए भी एक प्रॉपर फैसिलिटी बनाई जाए, एक तो उनके रहने के लिए, उनके स्टे करने के लिए, उनके बेसिक नीड्स ऑल्दो खाना प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, लेकिन वो भी इस तरह से होता है कि वो भी भाग दौड़ में लेना पड़ता है और कई दफ़ा पेशेंट्स के अटेंडेंट को अपने पेशेंट की इतनी फिक्र होती है कि वो ये भी भूल जाते हैं। भूल जाते हैं, खाना-पीना भी भूला हाँ, होता है, खाना सारी पीना चीज़ें तो भूली होती इसलिए कि उनको ज़रा एक कंफर्टेबल सी एनवायरनमेंट प्रोवाइड की जाए और देखा जाए कि पेशेंट्स के कुछ जैसे क्रिटिकल इल पेशेंट्स हैं तो उनकी मदर, उनके फादर जो हैं वो बहुत ज़्यादा उस वक़्त ट्रॉमा में होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। हैं। तो ओके। अगर वो डॉक्टर से उनको काउंसल कर दें, थोड़ा टाइम निकाल दें या फिर उनको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर दें तो ये उनके लिए बेटर ऑप्शन होगा। थैंक यू मिस सुनीता, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक था। अ, यही था कि आईसीयू बिहाइंड द आईसीयू डोर्स उन सारी आवाज़ों को समेटना जो कहीं ना कहीं अनमेट रह जाती हैं, जो उनकी नीड्स अनमेट रह जाती हैं, ताकि हम उन पे बात कर सकें। होपफुली आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा, और अगर कभी आपने या आपके किसी रिलेटिव ने या किसी लव्ड वंस ने इन आईसीयू एक्सपीरियंस किया हो, बिहाइंड द आईसीयू डोर्स, आईसीयू के बाहर बैठ के इन सारी चीज़ को एक्सपीरियंस किया हो, तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अगला और एक चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि इफ़ यू पीपल वांट टू टॉक अस अबाउट एनी स्पेशल थिंग, किसी भी स्पेशल टॉपिक के बारे में, तो कमेंट्स में ज़रूर कहिएगा ताकि नेक्स्ट हम उसके बारे में बात कर सकें। थैंक यू सो मच। टिल देन, खुदा हाफिज़।